हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मोदी जी ने जो बाइडन से की है फोन पर बात। जी हां दोस्तों, भारत आने का दिया गया है न्योता। बताएंगे पूरी बात, उससे अगली खबर में बताएंगे आपको, जहां पर प्रचंड को अब आई है भारत की याद। संसद भंग करने के ओली के फैसलों के खिलाफ मांगा है भारत से समर्थन। जी हाँ दोस्तों, ये भी पूरी खबर बताएंगे आपको। उससे अगली खबर में बताएंगे, जहां पर चाइना का खतरा भाप फिलीपींस कभी भी कर सकता है अमेरिका से रक्षा समझौता। जी हाँ दोस्तों, उससे अगली खबर में बताएंगे, जहां ताइवान ने चाइना के खतरे के बीच कह दी है अमेरिका को लेकर बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, क्या बात कही है ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे, जहां म्यांमार में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर की है कार्यवाही। जी हाँ दोस्तों, क्या क्या कार्यवाही की है बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे, जहां पर वीके सिंह के बयान को चाइना ने पकड़ करके अलग ही मुद्दा बना डाला है। दोस्तों, वो क्या मुद्दा है? साथ ही क्या चाइना के लैब से लीक हुआ है कोरोना वायरस? जी हाँ दोस्तों, WHO की टीम ने कह दी है जांच के बाद ये बड़ी बात। बताएंगे आपको क्या कहा उन्होंने। साथ ही हर तरह की खबरें आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, और भारतीय सेना है तो हमारा देश भी सुरक्षित है, और हम गर्व से जी भी रहे हैं और जिएंगे भी, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तब चलते पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां जो बाइडन से मोदी जी ने की है फोन पर बात। भारत आने का दिया है न्योता। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन से टेलीफोन पर पहली बार बात की और उन्हें भारत आने के लिए आमंत्रित किया है। इस बातचीत में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जो बाइडन को चुनाव में जीत के लिए बधाई भी दी है और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर रहने को कहा है। दोनों नेताओं ने लंबाई, क्षेत्रीय विकास और व्यापक भू राजनीतिक संदर्भ पर चर्चा भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके कहा है कि आज मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से टेलीफोन पर बात की है और उन्हें चुनाव में मिली सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दी है। मोदी जी ने कहा है कि भारत अमेरिकी साझेदारी लोकतांत्रिक मूल्यों और साझा रणनीतिक हितों के लिए प्रतिबद्धता से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और मुक्त, खुला और समावेशी भारत प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ काम करने के महत्व को दोहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति जो बाइडन ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौती पर अपने सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री ने पेरिस समझौते के लिए पुनः प्रतिबद्ध होने के राष्ट्रपति जो बाइडन के निर्णय का स्वागत किया। साथ ही भारत ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अपने लिए निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को भी उजागर किया है। आपको बता दें, ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब भारत और अमेरिका की सेनाएं राजस्थान में युद्धाभ्यास कर रही हैं। ऐसे में जब बाइडन प्रशासन स्पष्ट तौर पर कह चुका है कि चाइना को लेकर ट्रंप के कार्यकाल की नीतियों में बदलाव नहीं आएगा, ऐसे में माना ये जा रहा है कि जो बाइडन के कार्यकाल में अमेरिका और भारत के संबंध और मजबूत होंगे। दोस्तों, ऐसे में जितनी हमारी भारत की जनता कहती थी कि ट्रंप ही चाइना के खिलाफ है, जो बाइडन नहीं, ऐसे में दोस्तों इस बातचीत से ये तय हो गया है कि जो बाइडन भी डोनाल्ड ट्रंप वाला ही रवैया चाइना के साथ अपनाने वाले हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों का क्या मान्यता है इस अमेरिका भारत रिश्ते को लेकर और साथ ही चाइना के प्रति कड़े रवैये को लेकर। तो कहना कतई भी मत भूलिएगा। दोस्तों, चलते हैं अगली यानी कि दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रचंड को अब आई है हमारे भारत की याद। संसद भंग करने के ओली के फैसले के खिलाफ मांगा है समर्थन। जी हाँ दोस्तों, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाले धड़े ने मंगलवार को कहा है कि उनकी पार्टी ने संसद भंग करने के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के असंवैधानिक एवं अलोकतांत्रिक कदम के खिलाफ भारत और चीन सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन
समर्थन की अपील की है। गौरतलब है कि ओली ने प्रचंड के साथ सत्ता को लेकर रस्साकशी के बीच एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए पिछले साल 20 दिसंबर को प्रतिनिधि सभा भंग कर दी, जिसके बाद नेपाल में राजनीतिक संकट गहरा गया। 275 सदस्यीय सदन को भंग करने के उनके कदम का पार्टी के प्रचंड नीत धड़े ने विरोध किया है। प्रचंड सत्तारूढ़ दल के सह अध्यक्ष भी हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रचंड ने काठमांडू में अंतरराष्ट्रीय मीडिया के एक चुनिंदा समूह से बातचीत में कहा है कि यदि हमें असंघीय ढांचे एवं लोकतंत्र को मजबूत करना है तो प्रतिनिधि सभा को बहाल करना ही होगा तथा शांति प्रक्रिया को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाना ही होगा। उन्होंने बुधवार को काठमांडू में होने वाली अपने धड़े की एक विशाल विरोध रैली से पहले ये बात कही। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट प्रतिनिधि सभा भंग करने के प्रधानमंत्री ओली के असंवैधानिक एवं अलोकतांत्रिक कदम को स्वीकृति नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस समय जब प्रचंड को याद आई है भारत की, ऐसे में दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या भारत को समर्थन करना चाहिए दोस्तों ओली के फैसलों के खिलाफ? क्या कहते हैं आप लोग? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां चीन का खतरा भांप फिलीपींस कर सकता है अमेरिका से रक्षा समझौता। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशियाई देश फिलीपींस इस महीने अमेरिका से मुलाकात करके सैन्य समझौते पर बातचीत कर सकता है। ये बातचीत चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में अपनी धौंस बढ़ाने के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें विजिटिंग फोर्स एग्रीमेंट यानी वीएफए पर अमेरिका से मतभेद दूर किए जा सकते हैं। वीएफए के तहत अमेरिकी सैनिक फिलीपींस में भेजे जा सकते हैं। चीन का दावा है कि सारा दक्षिण चीन सागर उसी का है। यहाँ कई कारोबारी जल मार्ग है जिन पर फिलीपींस सहित ब्रूनेई, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान आदि भी दावा करते हैं। दोस्तों, चीन ने पिछले महीने एक कानून पारित किया था जिसके तहत उसके 9 सैनिक इस क्षेत्र में आए किसी भी विदेशी जहाज को युद्ध का खतरा करार देते हुए उस पर हमला कर सकते हैं। इस पर अमेरिकी मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने मनीला के साथ आपसी रक्षा समझौते पर जोर दिया था। उनका मानना था कि फिलीपींस पर चीन द्वारा सैन्य हमला हो सकता है जिसमें एमडीटी के तहत अमेरिका कार्यवाही कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या फिलीपींस को अमेरिका से रक्षा समझौते पर एग्रीमेंट कर लेना चाहिए? दोस्तों क्या कहते हो आप लोग? कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें तो ताइवान ने चाइना के खतरे के बीच कहा अमेरिका के साथ हमारे संबंध है मजबूत। जी हाँ दोस्तों, ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने कहा है कि अमेरिकी प्रशासन में बदलाव के बीच उनके देश का अमेरिका के साथ संबंध बेहद मजबूत बना हुआ है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी नौसेना दक्षिण चीन सागर में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है। साई इंग वेन ने मंगलवार को कहा है कि चीन द्वारा काफी संख्या में सैन्य विमान ताइवान के दक्षिण पश्चिमी हवाई क्षेत्र में भेजे जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी सैन्य समर्थन बरकरार है। उन्होंने पारंपरिक चंद्र नव वर्ष के मौके पर दिए अपने संबोधन में कहा कि मैं ये कहना चाहूंगी कि ताइवान दबाव में नहीं झुकेगा और समर्थन प्राप्त करके जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने कहा जब तक बीजिंग के प्राधिकारी संघर्ष के समाधान के लिए तैयार है, हम भी समानता और गरिमा की शर्त के साथ उनके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। साई की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है दोस्तों जब अमेरिका के प्रशांत बेड़े ने दक्षिण चीन सागर में अभ्यास किया है जिसमें उसके विमान वाही पोथ, थियोडोर रूजवेल्ट और नामिज सहित उसके जहाज और विमानों ने हिस्सा लिया है। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ जहां पर म्यांमार में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर कर दी है बड़ी कार्रवाई। बता दें, म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की। प्रदर्शनों को अवैध करार दिए जाने के बावजूद लोग मंगलवार को सड़कों पर उतरे और उन्हें हटाने के लिए हवा में गोलियां चलाई गई और पानियों की बौछारें भी की गई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मंडाले में प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए वहां की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दोस्तों, एक एक प्रदर्शनकारियों को पकड़ करके उनको धक्का दिया गया है और उनको खदेड़ करके बड़ी चेतावनी दी गई है दोस्तों, और हवाई फायरिंग भी की गई है
प्रदर्शनकारियों को डराने और धमकाने के लिए। ऐसे में एक देश में जब देश के नागरिकों पर ही इस प्रकार से अत्याचार होगा तो वो देश देश कहला सकता है क्या? आप क्या मानते हैं बताइएगा जरूर दोस्तों। चलते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर वीके सिंह ने ली है मोदी सरकार से थोड़ी सी अलग लाइन, तो चीन ने नपक लिया इसको लेकर मौका। जी हां दोस्तों, केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह के एक बयान के कारण चीन को भारत पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। जनरल वीके सिंह ने रविवार को कहा था कि भारत ने चीन की तुलना में सबसे ज्यादा बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी का उल्लंघन किया है। चीन ने वीके सिंह के इस बयान को लपक लिया दोस्तों और कहा कि भारत ने अनजाने में ही सही अपनी गलती स्वीकार कर ली है कि वो लगातार एलएसी पर उल्लंघन करता रहा है। जी हां दोस्तों, सोमवार को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने जनरल वीके सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये भारत की तरफ से अनजाने में मानी गई गलती है। भारत लंबे समय से सीमा पर उल्लंघन कर रहा है और ये चीनी सीमा में अतिक्रमण की तरह है। इससे लगातार तनाव की स्थिति पैदा होती है। भारत चीन सीमा पर कलह की जड़ यही है। मैं भारत से अनुरोध करूंगा कि वो सीमा समझौतों का पालन करे ताकि सरहद पर शांति और स्थिरता बनी रहे। जी हाँ दोस्तों, जनरल वीके सिंह की एक टिप्पणी भारत की आधिकारिक लाइन से बिल्कुल अलग है दोस्तों। पिछले साल जून महीने में लद्दाख की गलवान वैली में भारत के 20 सैनिक चीन सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में शहीद हो गए थे। चीन के सैनिकों के मारे जाने की भी बात कही गई थी, लेकिन अब तक संख्या नहीं पता चल पाया। लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कई बार स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत ने कभी भी एलएसी का उल्लंघन नहीं किया। लेकिन ऐसे में जनरल वीके सिंह के इस अनजाने में कहे गए बात को चाइना ने लपक लिया है दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही होगा कि चाइना और पाकिस्तान इसी मुस्तैदी में बैठे रहते हैं दोस्तों और घात लगा करके भारत की हर चीजों पर नोटिस करते हैं दोस्तों और कभी भी छोटे से मुद्दे को भी बड़ा बनाने की कोशिश कर देते दोस्तों, जैसा कि इस प्रकार अभी इन्होंने किया है। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय होगी और आपका क्या मानना है? क्या जनरल वीके सिंह को ये बयान नहीं देना चाहिए था मोदी जी से अलग? क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं हमारी भारत की जनता क्या कहती है। अगली खबर की बात करें तो नेपाली पीएम ओली ने कहा बातचीत करने से होगा भारत और नेपाल सीमा का विवाद हल। जी हां दोस्तों, नेपाल में चल रहे सियासी उठापटक के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोमवार को कहा है कि भारत के साथ चल रहे सीमा विवादों को कूटनीतिक बातचीत के जरिए हल किया जाएगा। नेपाल और भारत ने पिछले महीने नई दिल्ली में मंत्री स्तर की वार्ता की थी, लेकिन हल नहीं निकला था। ओली ने यह टिप्पणी नेपाली सेना की ओर से नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा सुरक्षा और सीमा प्रबंधन संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय शीर्षक पर आयोजित सेमिनार की थी। रक्षा मंत्री का पद भी संभालने वाले ओली ने तर्क दिया कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण बनाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा नेपाल भारत के संबंधों और सौहार्दपूर्ण ढंग से मजबूत करने के लिए हमें मानचित्र प्रिंट करना ही होगा और भारत से बात करनी ही होगी। हमारे संबंध केवल बातचीत के जरिए ही सौहार्दपूर्ण हो सकते हैं। नेपाल और भारत का सुस्ता और काला पानी क्षेत्र में सीमा को लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा है। ऐसे में दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि हमारा नेपाल के साथ तो कोई विवाद है ही नहीं? नेपाल खुद भारत के साथ विवाद क्रिएट कर रहा है, यानी विवाद स्थापित कर रहा है। आप क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए दोस्तों जल्दी फटाफट। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां बलूचिस्तान में चीन के सीपीईसी प्रोजेक्ट के खिलाफ बड़ी बगावत। बता दे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के खिलाफ बगावती सुर तेज होने लगे हैं। प्रांतीय मंत्री असद बलूच ने आरोप लगाया है कि इस योजना से स्थानीय लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार लोगों को दिक्कतों को दूर करने के प्रति गंभीर नहीं है। उधर बलूचिस्तान प्रांत में शुक्रवार को हुए दो अलग विस्फोटों में 2 लोगों की जहां मौत हो गई तो वहीं 4 अन्य लोग घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक समाज कल्याण और विशेष शिक्षा मंत्री बलूच ने कहा है कि प्रांतीय असेंबली ने कई मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए, लेकिन संघीय सरकार ने इन्हें हल करने के लिए कुछ नहीं किया। पूर्व में इस्लामाबाद द्वारा शुरू की गई कई विकास परियोजनाओं के बावजूद बलूचिस्तान पाकिस्तान
पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत बना हुआ है। दक्षिणी ग्वादर बंदरगाह को अरब सागर में चीन के पश्चिमी शिनजियांग प्रांत से जोड़ा जाना है। अगली खबर की बात करें दोस्तों तो अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने चाइना के प्रति ट्रंप के कठोर रुख को सही ठहराया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के नव नियुक्त विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने चाइना के प्रति पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कठोर रुख को सही ठहराते हुए कहा है कि जो बाइडेन प्रशासन भी मजबूती के साथ ही बीजिंग से बातचीत करेगा। CNN के साथ साक्षात्कार में ब्लिंकन ने चाइना के प्रति ट्रंप के कठोर रुख पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि ट्रंप ने जिस तरह से इस मामले को संभाला वो गलत था, लेकिन उनका मूल सिद्धांत बिल्कुल सही था और मूल सिद्धांत पर ही हमारी जो बाइडेन की सरकार भी चलेगी और चाइना के किसी भी गलतियों को नहीं बख्शा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिका की नई सरकार ने भी साफ ये घोषणा कर दी है कि चाइना की गलतियों को बिल्कुल नहीं नजरअंदाज किया जाएगा दोस्तों, उनको नहीं बख्शा जाएगा। चलते अगली खबर की ओर, जहां पर चीनी ऐप की भारत में बाजार हिस्सेदारी घट गई है दोस्तों, जहां वहीं घरेलू कंपनियों का बोलबाला बढ़ गया है। बता दें चीनी ऐप की भारत में बाजार हिस्सेदारी 2020 के दौरान घट गई है, जबकि इंस्टॉल संख्या के आधार पर देसी ऐप का बोलबाला बढ़ गया है। मोबाइल कार्य संबंध और विपणन विश्लेषण की वैश्विक संस्था एक्लायर की रिपोर्ट भारत में 2021 में ऐप विपणन की स्थिति में कहा गया है कि अर्ध शहरी क्षेत्रों की मदद से भारत की ऐप अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हुई और घरेलू ऐप ने विदेशी कंपनियों को पछाड़ते हुए मोबाइल बाजार हिस्सेदारी में अपना वर्चस्व कायम किया है। एप्स फ्लायर के क्षेत्रीय प्रबंधक संजय त्रिसाल ने कहा है कि चीनी ऐप की कुल बाजार हिस्सेदारी 29% काफी कम हो गई है, जबकि भारतीय ऐप ने 2020 में मौके का लाभ उठाया और उसकी हिस्सेदारी बाजार में 40% हो गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कांग्रेचुलेशन जरूर कर दीजिएगा मोदी सरकार को। चलता अगली खबर की ओर, जहां पर पाकिस्तान के भीतर ईरान की सर्जिकल स्ट्राइक पर वहां की सेना की सफाई। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के भीतर ईरान की सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तानी सेना ने सफाई दी है। पाकिस्तानी सेना ने अपने क्षेत्र में ईरान के किसी भी खुफिया ऑपरेशन को अंजाम देने की खबर को पूरी तरह से फर्जी करार दिया है दोस्तों। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने 2 फरवरी की रात पाकिस्तान में घुसकर एक ऑपरेशन को अंजाम दिया और अपने सैनिकों को रिहा करा लिया था। सोमवार को ईरान के ऑपरेशन से जुड़े एक सवाल के जवाब में पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि ये रिपोर्ट गलत और फर्जी है कि ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर साल 2018 में अपहरण कर लिए गए सैनिकों को छुड़ाने के लिए खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दिया था। पाकिस्तान में ईरान के ऑपरेशन की खबरों को तब बल मिला था दोस्तों, जब ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने बलूचिस्तान में एक सफल ऑपरेशन में आतंकवादी समूह जैश उल अदल के चंगुल में फंसे 2 सैनिकों को रिहा करा लिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि चोर कभी ये नहीं कह सकता कि उसने चोरी की है और वही हाल आतंकिस्तान का है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर बताइएगा दोस्तों, आपका क्या मानना है इस आतंकिस्तान की सफाई को लेकर। साथ ही अगली खबर की बात करें तो अमेरिका चाइना ने उत्तराखंड आपदा पर जताया है दुख, कहा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और चाइना ने भी उत्तराखंड में हिमखंड टूटने की घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण वक्त में हमारी संवेदनाएं हमारे भारतीय मित्रों और साझेदारों के साथ है। इस घटना में मारे गए लोगों के परिवारों और मित्रों के प्रति गहरा शोक व्यक्त करते हैं और हम बचाव कार्यों की सफलता तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की उम्मीद करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप ट्वीट में देख पा रहे होंगे अमेरिका का, साथ ही उधर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने यहाँ एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि हमने गौर किया है कि उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई थी। हम पीड़ितों और शोक संतप्त परिवारों और घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, हमें उम्मीद है कि लापता लोगों को जल्द बचा लिया जाएगा। साथ ही गंगा की सहायक नदियों धौली गंगा, ऋषि गंगा और अलकनंदा नदियों में अचानक आई बाढ़ से ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में व्यापक तबाही हुई है। चलते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर पाकिस्तान से दूसरी खबर, भीड़ ने जला दिया था मंदिर जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कहा उस मंदिर को बनवाए वहां की सरकार।
नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के करक जिले में 30 दिसंबर को एक मंदिर में तोड़ फोड़ की घटना हुई थी। आपको याद होगा, करक जिले के टेरी गांव में भीड़ ने एक मंदिर पर हमला बोल दिया था। भीड़ ने 100 साल से अधिक पुराने मंदिर में तोड़ फोड़ करके आग लगा दी थी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का सुओ मोटो लेकर सुनवाई की और सरकार को निर्देश दिए हैं कि मंदिर का निर्माण तत्काल शुरू कराया जाए। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गुलजार अहमद की बेंच ने अधिकारियों से कहा है कि वे 2 हफ्ते के अंदर मंदिर का फिर से निर्माण कराने का कार्य शुरू कराएं। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए समय सीमा बताई जाए। कोर्ट ने इवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड से सभी मंदिरों का ब्यौरा भी उपलब्ध कराने को कहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट चाहे जहाँ की भी हो सही ही फैसला लेती है, तो आप भी कमेंट में थैंक यू सुप्रीम कोर्ट जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो क्या चाइना के लैब से लीक हुआ कोरोना वायरस? बता दें दोस्तों, WHO की टीम ने क्या कहा है जांच के बाद। जी हाँ दोस्तों, चीन में कोरोना संक्रमण की उत्पत्ति को लेकर जांच कर रही विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम और चाइनीज एक्सपर्ट ने मंगलवार को कहा है कि इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं जो बताते हो कि यह वायरस दिसंबर 2019 से पहले ही वुहान में फैल रहा हो। उन्होंने इसके लैब से लीक होने की बात को भी लगभग खारिज कर दिया है और कहा है कि इसने किसी रोगाणु वाहक प्रजाति यानी जीव के जरिए मानव शरीर में प्रवेश किया होगा। चाइना टीम के प्रमुख लियांग वानियन ने कहा है कि दिसंबर 2019 से पहले आबादी में SARS-CoV-2 के फैलाव के संकेत नहीं मिले हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं है कि क्या वायरस इससे पहले शहर में फैला था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने हमारी भारत की जनता है जो मानती है कि WHO ने सही रिपोर्टिंग नहीं की है और उसने भी चाइना की चापलूसी हमेशा से करता आया है और आज भी वो चाइना की चापलूसी में गलत जानकारी दे रहा है, या फिर कितने लोगों को भरोसा है दोस्तों WHO पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं कौन WHO के बारे में क्या सोचता है। अगली खबर की बात करें तो राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की विदाई पर प्रधानमंत्री मोदी जी हुए भावुक। गुलाम नबी आजाद को बताया है अपना सच्चा दोस्त। जी हाँ दोस्तों, संसद का बजट सत्र जारी है, वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल खत्म हो रहा है। आजाद की विदाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में भाषण दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनसे जुड़ा एक पुराना वाकया भी याद करके भावुक हुए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको अपना गहरा दोस्त बताया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बाद में भी कहा है कि आज कार्यकाल खत्म होने के बाद भी गुलाम नबी आजाद मेरे मित्र ही रहेंगे और मेरे लिए और उनके लिए हमारे सारे दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग गुलाम नबी आजाद को किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों? क्या आप सोच रखते हैं उनके बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। देखते हैं आप लोग क्या कहते हैं। साथ ही इसी से जुड़ी अगली खबर की अगर बात करें तो विदाई भाषण में भावुक हुए गुलाम नबी आजाद, कहा पाकिस्तान के हालात देखकर मुझे हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर गर्व है। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि पाकिस्तान नहीं गया और मुझे अपने हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर फक्र है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसी बुराइयां समाज में है वो बुराइयां हिंदुस्तानी मुसलमान में नहीं है। इस दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का जिक्र करते हुए भी वो भावुक हो गए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप इनके बारे में 2 बातें कहना तो कतई भी मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर की अगर बात करें तो तस्वीरें दिखा करके अमित शाह जी ने कांग्रेस को घेरा, कहा मैं नहीं, टैगोर की कुर्सी पर नेहरू बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, राजीव गांधी ने तो आराम से चाय भी पी है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में लगातार दूसरे दिन रविंद्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर बैठने को लेकर वार पलटवार हुआ। सोमवार को कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया था कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने शांति निकेतन में टैगोर जी के कुर्सी पर जाकर बैठे थे, तो मंगलवार शाह ने जोरदार पलटवार किया। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह जी ने सबूतों के साथ अधीर रंजन के आरोपों का खंडन किया तो तस्वीरें दिखाकर उल्टा कांग्रेस को ही घेर लिया और कहा कि टैगोर की कुर्सी पर वो नहीं बैठे बल्कि जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी बैठे थे। जी हाँ दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस अमित शाह जी के बात को लेकर दोस्तों? और कांग्रेस को किस प्रकार से और कटाक्ष करना चाहिए और अमित शाह जी को और क्या क्या कहना चाहिए था दोस्तों? अपनी राय जरूर सुझाइएगा। और ऐसे में ये
थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जरा भी अच्छी लगी तो हमेशा की तरह इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप